एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम सामान्य आम बोलचाल की भाषा में सरकारी कांटे के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सरकार के द्वारा फसलों की एक रेट फिक्स कर दी जाती है ताकि किसानों से उनका उत्पाद खरीदा जा सके और किसानों को भी उनका उत्पाद का सही उचित मूल्य मिलता रहे। साथ में मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। यूं नहीं कि कोई भी व्यापारी या बिचौलिया आके अपने मनमर्जी से भाव लगा रहा है। इसलिए सरकार बुआई से पहले ही एमएसपी के थ्रू एक रेट फिक्स कर देती है और बोलती है आप फसल लगाओ, हम खरीदेंगे। अगर कोई व्यापारी उनकी फसल का सही भाव नहीं लगाएगा तब भी हम हर साल बुआई से पहले जो रेट फिक्स होती है उस रेट पर आपका माल खरीद लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप नागर और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सरकार इतनी दयालु क्यों है। हर साल हमारा माल खरीदकर सरकार को ऐसा क्या फायदा होता है जो मार्केट के भाव से भी ज्यादा भाव में खरीदती है। कौन खरीदता है इस माल को, सरकार माल खरीदने के बाद कहाँ बेचती है। इन सभी चीजों का पूरा सच जानने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलना होगा। दोस्तों, इतिहास में आज़ादी के बाद जब देश में किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी और एग्रीकल्चर के जो हालात थे वो नहीं सुधरे, तो सरकार ने 2004 से 2006 के बीच में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर बिठाया, जिसे आज हम किसान आयोग के नाम से जानते हैं। उस समय किसान आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर स्वामीनाथन जी, जिन्हें हम हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। उन दिनों 2004 से 2006 में स्वामीनाथन साहब ने एक टीम बनाकर एक बड़े लेवल पर सर्वे किया और लास्ट में 5 मोटी मोटी किताबें जैसे रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी और बताया कि आप ये कीजिए, कृषि के हालात सुधर जाएंगे। अब इन्होंने सरकार को क्या बातें बताई वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें मेन 3-4 बातें हैं। किसान आयोग ने सरकार से कहा कि देश में 53% सोइल ऐसी है जो असिंचित है, यानी कि खाली पड़ी रहती है, जहाँ कोई बुआई नहीं होती। अगर आप उस जमीन को सिंचित कर देंगे तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने इस पहली वाली सिफारिश पर एक्शन लिया। देश की 53% असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू की गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसान उत्पादन तो कर लेता है लेकिन बेचेगा कहाँ, तो बेचने के लिए भी एक बहुत अच्छा मार्केट होना चाहिए। सभी किसानों को नेशनल लेवल पर एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी मिलना चाहिए ताकि किसान भी अपने उत्पाद का सही दामों पर उसे बेच सके। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप भी एक बार लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इस नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल ने देश की जितनी भी जिला स्तरीय मंडियां थी उन सभी को एक साथ जोड़ दिया है, जिसे आज हम एपीएमसी के नाम से जानते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटी के नाम से। शुरुआत में 500 से 700 मंडियां इसमें जोड़ी गई। अब धीरे धीरे सभी छोटी बड़ी मंडियों को इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। आने वाले टाइम में ये काफी फायदेमंद होने वाला है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जैसे इंसानों का बीमा होता है वैसे ही फसलों का भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि फसल भी तो बारिश या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो फसल का बीमा भी होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की। इसके अंदर किसानों की फसल अगर नष्ट हो जाती है या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की बुआई नहीं हो पाती तो उस केस में भी किसान को अनुमानित फसल का दाम दिया जाता है। तब सरकार ने पूछा कि एमएसपी का क्या सिस्टम होना चाहिए। वो सब चीजें समझाते हुए स्वामीनाथन जी ने टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को 3 भागों में बांटा। पहली है A2 कॉस्ट। A2 कॉस्ट के अंदर किसान बीज खरीद के लाता है, खाद उर्वरक खरीद के लाता है, कीटनाशी लाता है, खरपतवारनाशी लाता है या फिर ट्रैक्टर या इंजन के लिए ईंधन लेके आता है। इन सब में किसान का जितना भी पैसा लगता है उन सबको स्वामीनाथन साहब ने A2 कॉस्ट नाम दिया। दूसरी कॉस्ट है A2 प्लस FL2 कॉस्ट। इसके A2 मतलब इसमें A2 वाली सारी चीजें तो है ही सही, इसके साथ FL यानी कि फार्मर लेबर भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर किसी के बूढ़े पिताजी काम कर रहे हैं और बेटा भी कर रहा है और बेटे की लुगाई भी कर रही है तो वो भी तो एक तरह के लेबर है ना। अगर वो खुद के खेत में काम ना भी करें और दूसरे के खेत में जाके काम करें तो दिन में 200-300 रुपए तो रोज कमा के लाएंगे। तो कुछ इस तरह स्वामीनाथन जी ने A2 कॉस्ट प्लस FL2 कॉस्ट को समझाया। तीसरी कॉस्ट है C2 कॉस्ट। इसे हम कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें तो है सही। इसके अलावा किसान जिस जमीन के ऊपर बुआई करता है अगर वो बुआई ना करे और किसी को किराए पे दे दे तब भी तो किराया तो मिलेगा ना उसको। तो अब बात आती है कि जमीन का जो रेंट है वो भी किसान को मिलना चाहिए एमएसपी के थ्रू, या किसी किसान ने लोन लिया है इंटरेस्ट के ऊपर या बैंक से लिया हो या बाहर से लिया हो तो वो भी एमएसपी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। माने कि किसान ने अब तक खेत में 100 रुपए का खर्चा किया, तो जब भी कोई किसान अपना उत्पाद बेचने जाएगा तो कम से भी कम उसे किए गए खर्च का 50% फायदा तो मिले। यानी कि 100 रुपए टोटल लागत लगी तो 150 रुपए कम से भी कम उसके उत्पाद के मिलने चाहिए, तभी तो किसान का प्रॉफिट रहेगा। इसलिए स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी के थ्रू किसान को कुल लागत का 50% तो मिलना ही चाहिए। यानी कि बुआई से पहले सरकार जो एमएसपी की घोषणा करेगी वो टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का 150 गुना होना चाहिए। यानी कि 100 रुपए किसान अगर लगाए तो बेचने के बाद 150 रुपए तो घर वापस लेके आना चाहिए उसको। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वर्तमान में जो एमएसपी की घोषणा की जाती है वो केवल
ए टू कॉस्ट एफ एल टू कॉस्ट के ऊपर ही की जाती है। सी टू कॉस्ट को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा। जब सी टू कॉस्ट को भी उसके अंदर ऐड कर देंगे तो एमएसपी की रेटें काफी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। वर्तमान में 23 से 24 फसलें ऐसी है जिसके ऊपर हर साल सरकार एमएसपी घोषणा करती है, जिनमें 7 अनाज वाली फसलें, 5 दलहनी जिनसे दाल बनाई जाती है, 7 तिलहनी जिनसे तेल निकाला जाता है, 4 व्यावसायिक फसलों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है जिसमें कपास, गन्ना, जूट, खोपरा मतलब नारियल से प्राप्त किया जाता है। ये बेसिकली 2 तरह का खोपरा होता है, बाल खोपरा, मिलिन खोपरा। टोटल 23 से 24 फसलें ऐसी है जिस पर एमएसपी की रेट तय की जाती है सरकार द्वारा। दोस्तों, किसानों के मन में आता है कि जो ये माल हमसे खरीदा जाता है एमएसपी के थ्रू, ये बेचते कहाँ पे, कौन खरीदता है इनको? तो मैं आपको बता दूं, खरीदने वाली जो एजेंसियां होती है वो 2 तरह की होती है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। और खरीदने वाले हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसान का जितना भी उत्पाद होता है वो यही खरीदते हैं। दूसरा है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे राजस्थान के अंदर राजफेड के नाम से काम करती है। तो ये वो एजेंसियां हैं जो किसानों से उनका माल खरीदती है। अगर आप भी बेचना चाहते हो तो अपने नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं। अब साल भर में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने का काम करता है सीएसीपी। दोस्तों, सीएसीपी पूरे देश में सर्वे करता है, आयात निर्यात जैसे सभी छोटी बड़ी चीजों का एनालिटिक्स निकालता है। खेतों में किस फसल की कितनी बुआई हुई या फिर होने वाली है, पिछले साल कितनी हुई थी, बाजार में सप्लाई कितनी है, वर्तमान में बाजार में मांग कितनी है, के ऊपर क्या क्या रेटें चल रही है प्रेजेंट टाइम पर। ऐसी सभी छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखकर एक गणित निकाला जाता है और एक रेट फिक्स की जाती है सीएससीपी द्वारा। फिर उसे लास्ट में फाइनल एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप दी जाती है। ये जो सीएससीपी है वो अपनी रिपोर्ट कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स को सौंपती है, मतलब आर्थिक मामलों में जो संसदीय समिति बना के रखते हैं जिसका चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होता है, वो लास्ट में अनाउंसमेंट करता है सीसीई द्वारा। सीएससीपी का काम होता है सिफारिश करना और सीसीईए का यानी कि सरकार का काम होता है घोषणा करना। दोस्तों, एमएसपी के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, किसानों को उनका उत्पाद का सही मूल्य मिलता रहे। दूसरा, लोक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे। दोस्तों, आपने गाँव में सुना भी होगा, उचित मूल्य की दुकान या गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं उनको 2-2 रुपये किलो, 5-5 रुपये किलो गेहूँ चावल मिलते हैं या फिर राशन कार्ड से सामान दिया जाता है। अब सरकार के पास उत्पाद भी तो होना चाहिए लोगों को देने के लिए, तो सरकार एमएसपी के थ्रू माल खरीद भी लेती है ताकि किसानों को उचित भाव मिलता रहे और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।